हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। उत्तर वैदिक काल सभ्यता ऋग्वैदिक काल के पश्चात अस्तित्व में आई। कहते हैं उत्तर वैदिक काल को दी गई अवधि देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता सतप्त सिंधु प्रदेश तक फैली और यह क्षेत्र जो है वार्य व्रत कहलाया, क्योंकि ये जो था सब सिंधु तक फैले और इसको वार्य व्रत कहलाया। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना के मैदानों तक हो गया और यह क्षेत्र आर्यवत कहलाया। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के विस्तार का एक प्रमुख कारक 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के उपयोग की शुरुआत भी थी। ऋग्वैदिक लोग अयास नामक एक धातु के बारे में जानते थे जिसे तांबे या कांसे के साथ पहचाना जा सकता था, क्योंकि पुरातात्विक खोजों के अनुसार लोहा उत्तर वैदिक काल से संबंधित है और उत्तर वैदिक साहित्य में अयास का उल्लेख श्याम या कृष्ण के रूप में किया जाता था और दोनों शब्दों का अर्थ काला और लोहे के संदर्भ था। पुरातात्विक साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। हालांकि शुरू में लोहे का उपयोग हथियार बनाने तक ही सीमित था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए दोस्तों, हमारे समक्ष जो यहाँ पर आया है उत्तर वैदिक काल के उत्तर वैदिक आर्य का सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सबसे प्रथम हमारा टॉपिक आया है राजनीतिक जीवन। अगर हम कुछ बातों की तरफ अगर ध्यान दें तो कहते हैं उत्तर वैदिक काल का मुख्य आधार ऋग्वैदिक सभ्यता थी और उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल की तुलना में अधिक विकसित थी। यानी उत्तर वैदिक काल की तुलना में ऋग्वैदिक काल काफ़ी अधिक विकसित देखने को हमें मिला। जिन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना ऋग्वैदिक काल में हुई थी, उन सभी ने उत्तर वैदिक काल में बहुत ही विकास किया और इस चरण का मुख्य भूगोल क्षेत्र उत्तर जो है ऊपरी गंगा घाटी और मध्य गंगा घाटी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो है हरियाणा और राजस्थान इसका मुख्य स्थल थे। अगर राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम जो हमारे समक्ष आया है आर्यों का विस्तार। देखिए, आर्य जो थे भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर ऋग्वैदिक काल में आर्य केवल सतत सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित रहे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्य ने अपने आप को उच्च ढंग से संगठित किया और वो आगे बढ़ते हुए पूर्व और दक्षिण की ओर फैल गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य केवल सप्त सिंधु के तक ही सीमित रहे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो है पूर्वी और पश्चिम की ओर फैल गए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं अगर हम आर्य पंजाब के बारे में जानें तो कहते हैं आर्य पंजाब से आगे बढ़कर गंगा यमुना की घाटियों के क्षेत्र तक पहुंच गए और गंगा यमुना के द्वाबों में अपनी जो है पकड़ मजबूत करने के पश्चात उन्होंने कौशल, मगध, विदेह और अंग प्रदेशों में अपना अधिकार भी जमाया। तो देखा जाए यहाँ आर्य पंजाब से आगे बढ़े और ये जो है गंगा यमुना की घाटियों के क्षेत्र तक पहुँचे और वहाँ पर इनकी काफ़ी विकास हुआ। कहते हैं कौशल, मगध, विदेह, अंग प्रदेश में भी अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। यह क्षेत्र आर्यव्रत के नाम से उस समय जाना जाता था। ये क्षेत्र जो थे आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था और कहते हैं रामायण तथा महाभारत से यह पता चलता है कि आर्य ने जो है विंध्य पर्वत को पार किया। आर्य ने विंध्य पर्वत को पार किया और सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि ये सब रामायण और महाभारत से हमें पता चलती है। इसका मतलब है कि रामायण और महाभारत से पहले आर्य ही यहाँ पर थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन रामायण और महाभारत के कुछ श्लोकों से पता चलती है, कुछ रूल रेगुलेशन से पता चलती है। आर्य ने जो है विंध्य पर्वत को पार करके वो संपूर्ण भारत में फैल गए और इस प्रकार आर्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक, तब पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंध नदी तक हुआ। यानी देखा जाए तो पूरे भारत में आर्य का दबदबा था उस समय और ये हर क्षेत्र से भली भांति परिचित भी थी, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विशाल एवं
शक्तिशाली साम्राज्य। देखिए, विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ऋग वैदिक काल के छोटे कबीलाई बस्तियों का स्थान बड़े एवं शक्तिशाली राजाओं ने ले लिया। जो ऋग वैदिक काल हमने जाना, ऋग वैदिक काल में आपको पता ही होगा कि छोटे कबीलाएं बस्ती स्थान बड़े शक्तिशाली राजाओं ने ले लिया। और ये राज्य उस समय बहुत विस्तृत थे, काफ़ी फैला हुआ था, जिसमें हस्तिनापुर, पंचाल, कौशाम्बी, विदेह, काशी, अयोध्या, मगध, कुर, अंग आदि महत्वपूर्ण उस समय राज्य थे और इसका अपना एक महत्व था। इस प्रकार शक्तिशाली एवं विशाल साम्राज्य बनाने की संभावना तथा समाजवादी नीतियों का उदय भी इस युग में ही हुआ। यानी देखा जाए तो शक्तिशाली एवं विशाल साम्राज्य बनाने की भावना जो है, साम्राज्यवादी नीतियों का उदय भी इसी युग में ही देखने को हमें मिला। शक्तिशाली शासक अपने कमजोर पड़ोसी राजाओं को हराकर उनके राज्य को अपने नियंत्रण में कर लेते थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि शक्तिशाली शासक अपने से कमजोर पड़ोसी राज्यों को हराकर उस राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। और ये पराजित शासक महान शासकों युद्ध के समय पैसों एवं सेनाओं की मदद भी करते थे। देखा जाए तो ये नियंत्रण तो करते थे। नियंत्रण का मतलब होता है दोस्तों कि ये अपने अधीन करते थे और जब भी युद्ध होता या उनको टैक्स होता तो राजा को ये टैक्स चुकाते और राजा भी इनको जो है अपने अधीन रखते। तो इससे ये हुआ कि विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य जो था विस्तार हो गई इस समय। तो ऋग वैदिक काल काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर यह स्थान बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य ने ले लिया। जहाँ छोटे छोटे कबीलाएं बस्ती थी, वहीं पे ऋग वैदिक काल में ये बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य जो है खड़े हो उठे। उसके पश्चात अगर हम देखें तो राजा की शक्तियों में वृद्धि। इस समय जो है राजा की शक्तियों में कहीं उच्च वृद्धि देखने को मिला। उत्तर वैदिक काल में विस्तृत एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के फलस्वरूप राजाओं की शक्ति में प्रतिष्ठा में अतिभुत वृद्धि हुई। यानी देखा जाए इतनी वृद्धि हमने कभी भी नहीं देखा जितनी राजा की जो है शक्तियों और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजा विशेष शासक वर्ग के वंशज थे जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। छत्र शब्द से जिसका अर्थ होता है क्षेत्र, अर्थात जो अधिराज्यों में प्रभुता रखते थे। यानी देखा जाए तो उस समय विशेष शासक जो है वंशज के रूप में चलता था और जिन्हें क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था और ये पूरे शासन के भागडोर अपने हाथों में संभालते थे। लोगों के शासक को दैवीय अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास थे। लोगों के अंदर विश्वास था कि सब दैवीय शक्ति होती है। राजाओं के देवताओं के स्थान दिया जाने लग गया क्योंकि उन्हें दैवीय तुल्य गुणों और शक्तियों स्वामी माना जाता था। जो राजा होते थे उनको देवताओं का स्थान प्राप्त था क्योंकि लोगों में विश्वास था कि ये लोग दैवीय तुल्य होते हैं। कौन? राजा। और ये शक्तिशाली शक्तियों के स्वामी होते हैं क्योंकि सारे साम्राज्य का भाग डोर इनके हाथों में होता है। जो मर्जी फैसला कर सकते थे। इसलिए लोगों का विश्वास हो गया कि ये देवताओं के समान है और देव तुल्य गुणों पर आधारित होते हैं और ये कई शक्तियों के स्वयं ही स्वामी हैं। चरित्र एवं पराक्रम जो देखा जाए तो उच्च गुणों के कारण राजाओं के मनुष्य को देवता मान लिया गया था। यानी चरित्र एवं पराक्रम के कारण गुणों के कारण जो है मनुष्य ने जो है राजाओं को देवता का रूप दे दिया था। लोगों ने राजा अब बहुत ताकतवर सम्राट हो चुका था और वो अपनी ताकत अथवा प्रभाव को बढ़ाने लग गए और विशेष सीमाओं पर राज्य करने लगे क्योंकि इससे राजाओं को जो है बढ़ावा मिला और इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा को और भी विस्तार किया। अब वो अपनी ताकत एवं उपलब्धियों के आधार पर अपने आप को सम्राट, चक्रवर्ती, अधिराज, राजाधिराज, विराट, सार्वभौम आदि पदवी धारण करने लग गए। यानी वो पदवी थी जो उनको जो है काफ़ी उच्च कोटि को बनाती थी और वो अपने जो उपाधि स्वयं लेते थे। राजाओं ने वाजपेयी, राज सूर्य और अश्वमेध यज्ञ जैसे विशिष्ट अनुष्ठानों का भी भाग लिया। देखा जाए तो राजा अपनी शक्ति को विस्तार करने के लिए वाजपेयी, राज सूर्य यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसे जो है बहुत से अनुष्ठान करने लग गए जिससे उनकी शक्तियों में और भी चार चंद लग गई। राज्य पर अधिकार वंशागत हो गया। यानी राजा के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, ऐसी प्रावधान जो है वंशागत होने लग गई। अर्थात वैदिक युग की भांति राजा का चुनाव नहीं होता था बल्कि पिता के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र ही राज्य संभालता था और ये प्रावधान कंटिन्यू चलने लग गई जिसके कारण यहाँ पर जो है राजा कभी कभी तनाशाह भी हो जाता था और कभी कभी जो है जग कल्याण के लिए भी कार्य करता था।
क्योंकि देखा जाए तो राजा एक समान नहीं था, कोई राजा कमजोर भी था तो कोई शक्तिशाली भी था। राजा को निरंकुश होने से रोकने के लिए उस पर कई तरह के नियंत्रण भी था। देखिए ये भी उस समय प्रावधान किया गया था कि राजा जो है तानाशाह न हो, इसलिए हर तरफ से जो है उसको नियंत्रण करने की कोशिश किया गया था। उनसे धर्मानुसार शासन चलाने की आशा की जाती थी कि हर राजा जो है धर्म के अनुसार जो है शासन चलाए, और उसे अपने मंत्रियों की सलाह भी माननी पड़ती थी। राजा की ताकत में वृद्धि होने के साथ सभा तथा समिति का महत्व भी घटने लगा कि जैसे जैसे राजा की जो है पकड़ बनती गई, उसी प्रकार से जो उसको सलाह देने वाले व्यक्तियों की जो संस्थाएं थी उसकी जो है महत्ता घटने लगा। लेकिन फिर भी इन दो लोकतंत्र संस्थाओं का राजा की शक्तियों का नियंत्रण तथा प्रभाव था। राज अभिषेक के दौरान राजा को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा। ये तो आज भी होता है, जब राज्य अभिषेक होते जो अपॉइंटमेंट दी जाती है तो उनको भी शपथ ग्रहण करना पड़ता है कि हम ईमानदारी से देश के लिए करेंगे। लेकिन देखा जाए तो उस समय भी राजा तानाशाह होता था और आज के समय में भी ये लोग तानाशाही होती हैं, क्योंकि ये प्रावधान है कि उस समय राज्याभिषेक के दौरान राजा को प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा तथा अपनी भूमि का जो है नियमों का पालन करेगा, और यदि वह कभी अत्याचारी, निरंकुश तथा अन्यायी होगा तो उसके द्वारा अपने जीवन काल में कमाए गए पुण्य उसकी संतान, परिवार आदि सभी में नष्ट हो जाएंगे। तो देखिए उस समय ये प्रतिज्ञा होती थी, और आज भी जब राष्ट्रपति, जब प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिपरिषद या किसी का भी नियुक्ति होता है तो यहाँ पर भी जो है शपथ प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है। लेकिन देखा जाए ना तो उस समय राजा इसका फॉलो करता था, न आज के समय बड़े बड़े मंत्री फॉलो करते हैं। वो तो सिर्फ दिखावा होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर फॉर्मेलिटी नहीं तो क्या, अगर फॉर्मेलिटी नहीं होती तो आज हमारा देश इस कंडीशन में नहीं होता। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंत्री परिषद। कहते हैं प्रशासन में राजा की सहायता के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जैसे आज के समय में भी प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए बहुत से मंत्री परिषदों की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार उस समय शासन में चलाने के लिए मंत्री परिषद की जो है नियुक्ति की जाती थी, और कुछ अधिकारी इसके प्रमुख होते थे, और उन्होंने मुख्य सलाहकारों के रूप में लोकप्रिय सभाओं के कार्य का अभिग्रहण भी किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने मुख्य सलाहकारों के रूप में लोकप्रिय सभाओं के कार्य का अधिग्रहण भी किया। राजा सामान्य तौर पर अपने मंत्रियों, सचिव एवं अमात्यों से सलाह मशवरा लिया करता था, और ये प्रावधान थी कि राजा जो है अपने मंत्रियों से, सचिवों से जो है मतगणना करे और सलाह विचार ले, ये काफ़ी ज़रूरी है। और प्रत्येक राजा के साथ अलग मंत्री परिषद होती थी। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राजा के साथ अलग मंत्री परिषद होता था। अब देखिए यही प्रावधान जो है आज आधुनिक युग में भी है। प्रधानमंत्री कहते हैं देश के अंतर्गत होता है, जिसकी अपनी मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है। राज्य के अंतर्गत होता है मुख्यमंत्री और उसका अपना मंत्री परिषद होता है। तो उस समय में भी वही प्रावधान थी और आज भी वही प्रावधान है। समय बदल गया, रूपरेखा चेंज हो गया, लेकिन कार्य वही रहा कि आम जनता को परेशान करना। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्य कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। राजा का मुख्य कार्य देश में शांति बनाए रखना, अपराधियों को दंडित करना, सभी को न्याय प्रदान करना तथा लोगों की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। राज्य कर्मचारी की संख्या में वृद्धि इसलिए की जाती थी कि राजा का मुख्य कार्य देश में शांति बनाए रखना, अपराधियों को दंडित करना और सभी को न्याय प्रदान करना, लोगों की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। तो ये सब जो है राज्य कर्मचारी करते थे। राज्य कर्मचारी तथा अधिकारियों की संख्या बढ़ी तथा इनमें से कुछ प्रमुख थे राज पुरोहित, सेनानी, संग्रहिती, भागदुहा, सूता, अक्षवाप, कोष्टा आदि थे। तो ये सब नाम हैं जो प्रमुख अधिकारी के रूप में जाने जाते थे, और ये राज्य अधिकारी यानी रत्नी कहलाते थे, यानी रतन कहलाते थे। जैसे आपको पता है कि अकबर के भी कोई 9 रतन थे, तो ये ऐसे उस रत्नी के नाम से उस समय जाना जाता था। निम्न दर्जे के कर्मचारी थे दक्ष, गधा बढ़ाई करने वाले, रथकार, रथ बनाने वाले तथा कटो को
विकाट यानी शिकार खेलने के प्रबंधक। तो ये सब निम्न कोटि के थे, निम्न दर्जे के थे। और उच्च दर्जे के तो आपको पता ही है कि राजपुरोहित, सेनानी, अग्रहिति, भागवत, सूता, कोष्ठा, ये सारे के सारे जो थे उच्च कोटि के थे। और बाकी निम्न कोटि के थे, बढ़ाई हो, चाहे रथकारक हो या कोटिवाक हो, सारे के सारे जो है निम्न वर्ग के दर्जे के कर्मचारी होते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सभा तथा समिति। राजा की शक्तियों में वृद्धि ने से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व घटता गया और शासित क्षेत्रों की विशालता के कारण सभा की बैठक को पहले की तरह नियमित रूप से आयोजित करना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी इन संस्थाओं ने राजा की शक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखा और इस अवधि के दौरान सभा की तुलना में समिति अधिक महत्वपूर्ण हो गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गणतंत्र। कहते हैं राजशाही शासन व्यवस्था के अलावा उस समय गणतंत्र शासन व्यवस्था भी थी। तो देखा जाए जिस प्रकार सभा और समिति की अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान था, उसी प्रकार गणतंत्र भी होना महत्वपूर्ण था। कहते हैं महाभारत में ऐसे गणतंत्र गण यानी संघ नामों से उल्लेख भी किया गया है। यानी महाभारत में इन सब शब्दों का जो है मुख्य तौर पे वर्णन आया है। और ऐसे गणतंत्रों में लोगों का राजा का चुनाव में अधिक महत्व था। उस युग के महत्वपूर्ण गणतंत्र थे यादव, भोज, धारणी, यानी ये सब गणतंत्र थे। इन सबको यादव, भोज और धारणी के नाम से उस समय जाना जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है न्याय। अब न्याय की बात करें तो न्याय कहते हैं उत्तर वैदिक काल में राजा ही न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था और राजा द्वारा प्रजा की न्याय प्रदान करने में कई राज्य कर्मचारी सहायता करते थे। यानी जैसा देखा जाए तो आज के समय में भी यही है कि राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, उनके मंत्री परिषद होते हैं, तो ये सब एक दूसरे को सहायता करते हैं। सेम व्यवस्था जो थी उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिला कि राजा ही न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था और राजा द्वारा प्रजा को न्याय प्रदान करने में जो है कई राज्य कर्मचारी सहायता करते थे, जिन्हें हम अध्यक्ष कहते थे। लिखित कानूनी नियमित संहिता के अभाव में अलग अलग जातियों के लोगों को अलग अलग दंड दिया जाता था, क्योंकि उस समय लिखित कानून नहीं थी, इसलिए अलग अलग जातियों के अलग अलग दंड देने की प्रावधान थी उस समय। और इस युग में अपराधियों को जो है ऋग्वैदिक काल की तुलना में अधिक कठोर दंड दिए जाते थे लगे। यानी देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में अधिक कठोर दंड दिए जाने लग गए और मृत्यु दंड का भी प्रावधान था, लेकिन ब्राह्मण इसका अपवाद थे। यानी ब्राह्मण को ऐसा कोई भी सजा नहीं दी जा रही थी। राजा से विद्रोह तथा ब्राह्मण की हत्या को घोर तथा अपक्षम्य अपराध माना जाता था। यानी राजा से विद्रोह और ब्राह्मणों की हत्या उस समय अत्यक्ष अपराध मानी जाती थी। यानी ब्राह्मण को यहाँ पर उच्च कोटि की दर्जा दी गई थी। कोई ब्राह्मण कोई भी गलती कर ले, अगर सजा उसकी हत्या करता है तो उसको असम्य अपराध मानी जाती थी, बहुत ही घृणा अपराध माना जाता था। और इवन उसको हर तरह के राजा को जो है सजा भी दी जाती थी, क्योंकि आपको पता ही होगा एक गौ हत्या एक ब्राह्मण हत्या के बराबर होता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी इस समय। अपराधियों को जो है आर्थिक दंड देना, शरीर के अंग काटना तथा उन्हें स्तंभ में बांधवाना जैसे दंड उस समय प्रचलित थी। यानी अपराधियों को आर्थिक दंड देते थे, यानी पैसे के अंतर्गत होता था। शरीर के अंग को कटवा देते थे, कोई भी शरीर के अंग होता था, हाथ, पैर, आँख, ये कटवा देते थे और उन्हें स्तंभ से बांध के उन पर दंड दी जाती। स्तंभ का मतलब होता है किसी खंभे में बांध के उनको मारते थे या भूखा प्यासा छोड़ देते थे मरने के लिए। तो ऐसे हमने कई जगहों पर देखा है कि जो सब थे वो किसी किसी खंभे से बंधे हुए हमें मिले हैं। अपराधियों के कई परीक्षण जैसे आग या पानी में चलकर अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ता था। अब देखिए उस समय जो है अंधविश्वासों की तरफ ध्यान दी जा रही थी कि अपराधियों को अपनी परीक्षणों जैसे अपने जो है आप को निर्दोष साबित करने के लिए पानी या आग पे चल के अपने आप को जो है निर्दोष साबित करना पड़ता था, जो कि बहुत दुष्कर्म कार्य था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आय के स्रोत। देखिए आय के स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आय के स्रोत उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पर भू राजस्व तथा व्यापार पर कर दो महत्वपूर्ण आय के स्रोत थे।
यानी भू राजस्व और तथा व्यापार पर कर दो महत्वपूर्ण आय के स्रोत थे। कर इकट्ठा करने वाले अधिकारों को जो है भागादुहा कहते थे। जो कर इकट्ठा करता था अधिकारी उसे भागादुहा कहते थे। और कई कर अनाज एवं मवेशियों के रूप में एकत्र किया जाता था। कर जो होती थी या तो अनाज के रूप में एकत्र की जाती थी या मवेशियों के रूप में एकत्र की जाती थी। लोगों द्वारा पेश किए गए जाने वाले बलि, शुल्क और नागा नामक कर राजा की आय का प्रमुख स्रोत था। यानी देखा जाए तो लोगों द्वारा पेश किए जाने वाले बाली, शुल्क और नागा जो है राजा के प्रमुख आय के स्रोत होते थे। और ये सब सर्वैच्छिक रूप से ही नहीं दी जाते थे, स्वयं ऐच्छिक रूप से नहीं दी जाती थी। उन्हें धीरे धीरे नियमित नजराने और या करों के रूप में ग्रहण की जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। राजाओं द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के बदले में विश्व के सभी लोगों को करों का भुगतान करना पड़ता था। अब सोचिएगा विश्व कौन होता है? विश्व जो होता है किसी भी जो है आदिवासी संस्था में, आदिवासी में जो मुखिया होता था उसको विश्व के नाम से जाना जाता था। और सभी क्षेत्रों में राजा द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के बदले में वो सब विश्व को जो है कर का भुगतान करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर उसके आगे अगर हम बात करें सैन्य संगठन की, तो सैन्य संगठन उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उत्तर वैदिक काल में राजा एक अस्थायी सेना रखने लग गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा जो है एक सेना रखने लग गया था और सेना के साधारण भाग थे। सेना के साधारण भाग देखा जाए तो घुड़सेना, पैदल सेना, रथ तथा हाथी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो कि काफ़ी जरूरी भी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सैन्य संगठन। देखिए सैन्य संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में राजा एक अस्थायी सेना रखने लगा था। यानी उत्तर वैदिक काल में अब जो है वो एक अस्थायी सेना रखने लग गया था। लेकिन देखा जाए तो उससे पुरातन टाइम में वो अस्थायी सेना नहीं रखता था। वो सेनाओं के बदले में जो है अपना कर के रूप में भुगतान करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा एक अस्थायी सेना रखने लग गया था और सेना के साधारण भाग थे घुड़सेना, पैदल सेना, रथ तथा हाथी। कहते युद्ध में हाथियों का प्रयोग अपने चरम था। ऊंट सेना रेगिस्तानी इलाकों में सहायक होती थी। जो ऊंट की सेना होती थी रेगिस्तानी क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि आपको पता है ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि उनका पैर जो होता है गर्दीदार होते हैं और वो जो है रेत पे चलने में बहुत काफ़ी सक्षम होते हैं। इसलिए ऊंट सेना को जो है रेगिस्तान के इलाकों में जो है काफ़ी उपयोग की जाती थी। सेना के मुख्य हथियार थे धनुष बाण, तलवार, कुल्हाड़ी, भाला आदि। अपने बचाव के लिए सैनिक कवच तथा ढालों का भी प्रयोग भली भांति करना जानते थे। युद्ध के दौरान जो है युद्ध के मैदान पर मौत को वीरता पूर्व माना जाता था और महिलाएं, बच्चों और गैर संस्थाएं हमले की अनैतिकता के रूप में देखा जाता था। तो देखा जाए तो इसमें सैन्य संगठन जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आगे जो हमारे समक्ष है सामाजिक जीवन, यानी उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसी थी, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए रहेगा। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना रखिए कि दोस्तों जितना शेयर कीजिएगा उतना ये चैनल आगे बढ़ेगा और तिरपान स्टडी सेंटर का जो है हौसला बुलंद होगा और आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का जो यहाँ पर वीडियो उपलब्ध होगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगा दीजिए। इससे ये होगा कि जो बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे वो ज़रूर जो है आपके स्टेटस को देखेंगे। अगर उनके लायक होगा, उनको समझ में आएगा तो वो सेव करेंगे, नहीं होगा वो इग्नोर कर देंगे। लेकिन देखा जाए तो कहते हैं हमारा अपना जो कर्तव्य है वो निभाने की आवश्यकता होती है। आपने अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। अगर हम दोनों मिलकर अच्छे कार्य करेंगे तो जर्नल सी बात है तिरपान सेंटर भी आगे बढ़ेगा और प्लस हमारे देश में जो है बच्चे समझदार भी बनेंगे, सोचेंगे भी, विचार भी करेंगे। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जो है इसको शेयर करने की भावना रखिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जर्नल सी बात है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगला वीडियो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन ये तब पता चलेगा जब आपके जो है इसको सब्सक्राइब करके मोबाइल में चैनल को सेव करोगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उसका नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा और जो है आप अगले वीडियो से भी अनभिज्ञ रह जाइएगा। तो सोचना नहीं है,
विचार न करना है, सिर्फ तिरपान को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।